हेलो, दिस इज़ चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आपका आज ई प्रैक्टिकल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल को कुछ लिखने का भी एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ थोड़ा दर्शा रखा है। सबसे पहले प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो हमने यहाँ डिनोट किया है। उसके बाद प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट हमें लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट है इसका, स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ स्टार्टिंग एंड रिवर्सिंग ऑपरेशन। कि हमें अलग अलग तरह की जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्टडी करनी है और साथ में उसकी स्टार्टिंग और रिवर्सिंग का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। तो जैसा कि मैंने आपकी थ्योरी लेक्चर में बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे स्प्लिट फेजिंग, शेडेड पोल। तो हम यहाँ प्रैक्टिकल पर्पस से स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है स्प्लिट फेज, वो तीन तरह की यहाँ दिखा रखी है। एक है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और एक है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इन तीन के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले थ्योरी जो मैंने यहाँ लिख रखी है कि इसके अंदर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके जो दो मेन पार्ट होते हैं वो उसमें से एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर के अंदर हम जानते हैं कि वाइंडिंग्स होती है और यहाँ स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती है। देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है यहाँ पे कि एक होती है मेन वाइंडिंग और उसके पैरेलल में, सप्लाई के पैरेलल में दूसरी वाइंडिंग होती है, उसको हम यहाँ लिख रखा है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो ये दो तरह की वाइंडिंग होती है। मेन वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, उसका जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी लेंथ भी कम होती है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि मेन करंट है वो इसी वाइंडिंग में से फ्लो होती है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब इसके विपरीत जो सेकंड वाइंडिंग है वो है स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। और ये वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए नाम है क्योंकि ये स्टार्टिंग के समय ही काम आती है मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए। जब मोटर में पर्याप्त स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है उसके बाद हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से सर्किट से बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और इंडक्टिव जो इसका रिएक्टेंस होता है वो कम होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कम होता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन देखते हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में, तो इसके मोटर के अंदर जो स्टार्ट मेन वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट है IM, जिसे IM कहते हैं हम, मेन करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट है, उनके बीच के एंगल को बढ़ाने के लिए हम यहाँ कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। या सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए और पावर फैक्टर को कम करने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर के सीरीज़ में एक स्विच होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और जैसा कि इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये स्विच सर्किट को ऑन और ऑफ करता है विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। जब मोटर का रोटर घूमेगा या मोटर घूमेगी उस समय ही ये सर्किट को मेक या ब्रेक करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये तो स्टेटर की संरचना है। अब बात हम करते हैं रोटर की। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर प्राय या अधिकतर स्क्वायरल केज रोटर का ही हम यूज़ करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर इज़ नथिंग बट इट इज़ ए सिलेंड्रिकल रोटर। एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है जिसके अंदर कॉपर की पतली वाइंडिंग्स ना होकर कॉपर की रॉड होती है, कॉपर की बार्स होती है, और इन बार को हम दोनों एंड रिंग से शॉर्ट कर देते हैं और बीच में इसकी शाफ्ट होती है।
तो इसकी संरचना कुछ पिंजरे के समान होती है, इसलिए इसका नाम है स्क्विरल केज रोटर। तो इसको हम स्टेटर के अंदर प्लेस कर देते हैं और स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ एयर गैप क्रिएट होता है। बट वायरिंग सर्किट को दिखाने के हिसाब से सर्किट कुछ इस तरह से बनाया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट की। तो इसके अंदर मैंने सीरीज़ में स्टार्टिंग वायरिंग के सीरीज़ में कैपेसिटर लगा दिया है। तो जब मैं इसको मेन सप्लाई दूंगा मोटर को, तो मोटर के अंदर करंट फ्लो होगी। सबसे पहले मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी और उसके 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। दोनों करंट की वजह से दोनों में फ्लक्स डेवलप होगा। एक मेन वाइंडिंग का फ्लक्स होगा, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का फ्लक्स होगा, और दोनों फ्लक्स की वजह से टाइम लैगिंग की वजह से इसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होगा और मोटर घूमेगी। तो यहाँ कैपेसिटर की सहायता से मोटर के अंदर टॉर्क डेवलप किया जाता है। ये कैपेसिटर जनरली इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, हाई वैल्यू का होता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूटी का होता है क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही काम आता है। और लगभग 75% स्पीड जब हमारी मोटर गेन कर लेती है तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको वाइंडिंग को सर्किट से निकाल देता है, ऑफ कर देता है। तो इस तरह से मोटर हमारी ऑन हो जाती है और मोटर लगातार कंटिन्यूसली, एक बार स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होने के बाद मोटर कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत हाई होता है, अच्छा होता है, इसलिए इसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर काम में लेते हैं। अब जो दूसरी मोटर है वो है कैपेसिटर रन मोटर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कैपेसिटर इज़ यूज्ड इन रनिंग कंडीशन इन द मोटर, कि जो मोटर के अंदर कैपेसिटर है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से सेपरेट ना होकर कंटिन्यूसली मोटर में लगा रहता है। तो संरचना इसकी सेम जैसी मैंने ऊपर डिस्कस की थी, सेम संरचना वैसी है। केवल अंतर इतना है कि यहाँ जो कैपेसिटर यूज़ किया है वो परमानेंट कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है जिसकी रेटिंग अच्छी होती है और ये शॉर्ट टाइम न होकर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में काम आता है। तो ये है हमारा कैपेसिटर रन मोटर। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप की मोटर की, जो कि है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। तो इसके अंदर जैसा कि नाम से दिख रहा है इसमें कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, इसका मतलब है कि इसके अंदर हम दो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। एक कैपेसिटर जो मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से उसे हम हटा देते हैं, और दूसरा कैपेसिटर है वो मोटर के अंदर रनिंग कंडीशन में काम आता है। इट मीन्स मोटर जब रन कर रही है तब वो लगातार सर्किट में बना रहता है। तो इसके अंदर दो कैपेसिटर हैं, उनमें डिफरेंस इतना है कि जो रनिंग कैपेसिटर है वो पेपर कैपेसिटर होता है और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, लगभग 250 माइक्रोफैराड के आसपास होती है, और जबकि जो रनिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू उससे 1/3 होती है। तो ये दोनों सर्किट में इस तरह से चित्रानुसार जैसा देखा रखा है मैंने उस तरह से हम सर्किट में लगाते हैं। और जब रोटर के अंदर बहुत हाई टॉर्क डेवलप हो जाता है और रोटर घूमने लगता है तो लगभग 75% स्पीड के आसपास हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने ऑटो ही स्वतः ही जो CR है CS है यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको सर्किट से रिमूव कर देता है और CR है वो सर्किट में बना रहता है। तो इस तरह से ये जो मोटर होती है वो वर्किंग करती है। कंस्ट्रक्शन भी इसकी लगभग सेम है और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अधिक होता है, अधिक उच्च होता है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ मैंने दिखा रखे हैं, 3 डायग्राम दिखा रखे हैं। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहले डायग्राम में मैंने यहाँ दिखा रखा है कि मोटर है हमारी, इस तरह से 2 वाइंडिंग मैंने दिखा रखी, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो M1 M2 है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो टर्मिनल है वो M2 S1 S2 है। तो हम मानते हैं कि जब M1 और S1 फेज से कनेक्ट है, M2 और S2 न्यूट्रल से कनेक्ट है, तो मोटर हमारी किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है।
अब हमें अगर इनकी डायरेक्शन को रिवर्सल करना है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि या तो मेन वाइंडिंग के कनेक्शन या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन, दोनों में से कोई एक वाइंडिंग के कनेक्शन यदि हम रिवर्स करते हैं तभी मोटर यहाँ पर रिवर्स घूमती है। तो प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे कि जो पहले M1 S1 से कनेक्ट था, अब M1 को S2 से कनेक्ट कर देंगे और M2 को S1 से कनेक्ट कर देंगे और हम मोटर को सप्लाई देंगे। तो जब मोटर का स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई देंगे, तो हम देखेंगे कि अब मोटर पहले से विपरीत दिशा में रोटेट कर रही है। इट मीन्स अगर पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो इस तरह से हम कनेक्शन यहाँ बना के डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसीजर मैंने लिख रखा है कि मेक द कनेक्शन एज शोन फिगर, स्विचिंग द सप्लाई, नोट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर। कि सप्लाई को ऑन करके हम रोटेशन नोट करेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे कनेक्शन को जैसा चित्र में मैंने दिखा रखा है, और फिर डायरेक्शन हम देखेंगे तो हमें ये रिवर्स मिलेगी। तो इस तरह से हम ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर सावधानी हमेशा जो रखनी होती है, इलेक्ट्रिकल का हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन शुड बी टाइट। कनेक्शन जो होने चाहिए वो बिल्कुल सही होने चाहिए। और जब भी सप्लाई कनेक्शन हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल पे सप्लाई इस समय नहीं आ रही है, उसको मल्टीमीटर से हम चेक करें, टेस्टर से चेक करें, उसके बाद ही कनेक्शन करें। तो इन बातों का ध्यान करते हुए हमको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा और अगला प्रैक्टिकल हम और बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ अपना ई प्रैक्टिकल समाप्त करता हूँ। थैंक यू।